हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं केपी तथा केसी में संबंध, जो कि 11th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये फिर से भी आ सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का है। तो ये केपी तथा केसी में संबंध ये 5 से 6 नंबरों में पूछा जाता है। और ये वेरी सिंपल है, मैं अभी आपको इस वीडियो में एकदम चुटकियों में बता दूंगा। ऐसे यूँ समझ जाएंगे आप। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आपको केपी तथा केसी में संबंध समझना है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप यूँ समझ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल इसको हल करने में एक द्रव्यानुपाती नियम लगता है। तो ये द्रव्यानुपाती नियम इसी केमिस्ट्री के टॉपिक में है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है केपी तथा केसी में संबंध माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। केपी तथा केसी में संबंध दर्शाने के लिए हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ही प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक तत्व है ए और दूसरा तत्व है हमारे पास बी, मान लेते हैं। और उससे एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मैंने ये सिंबल भी है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल होता है। और यहाँ से हमारा जो ये अभिकारक यहाँ पर मिल के हमारा उत्पाद बना रहा है सी और डी। यहाँ से हमारा डी बन गया। मान लेते हैं, माना इनकी मात्रा, सबसे पहले इनकी हम मात्रा ले लेंगे, मतलब ये कितने मात्रा में यहाँ पर इस में पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ए में मान लेते हैं यहाँ पर N1 पाया, N1 तत्व है, यहाँ पर N2 है और यहाँ पर M1 है और यहाँ पर M2 है। तो यहाँ से देख सकते हैं। और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से लगेगा यहाँ पर एक द्रव्यानुपाती नियम। तो चलिए यहाँ पर द्रव्यानुपाती नियम एक यहाँ लिख लेंगे। मैंने अभी आपको बताया इसमें द्रव्यानुपाती नियम लगता है। द्रव्यानुपाती नियम में होता क्या है कि जो यहाँ पर हमारा के होता है, ये के ये हो जाता है बराबर अब उत्पाद बट्टे यहाँ पर एक उत्पाद ले लेंगे और ये उत्पाद जो है इसके बट्टे अभिकारक। तो यही है द्रव्यानुपाती नियम में यही लगता है। तो सबसे पहले हम उत्पाद लिख लेंगे M1C प्लस M2D अपान में यहाँ पर फिर अभिकारक लिख लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ से अभिकारक। यहाँ हमारा हो गया। और अब यहाँ से अगर हम मोलर सांद्रण की स्थिति ले लें, जैसे अगर हम यहाँ मोलर सांद्रण की स्थिति सी होती है तो इसे सी से डिनोट करते हैं मोलर सांद्रण को। तो यहाँ से लिख लेंगे मोलर सांद्रण की स्थिति में। तो हमारा सी होता है, यहाँ से ब्रैकेट में सी भी लिख देंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सी। तो ये जो हमारा जैसे ये जितने भी हमारे हैं ये सब सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सी पूरे में लिख लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसे लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, नहीं तो फिर बाद में आपको चल के दिक्कत हो सकता है, आप भूल भी जाएं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर देंगे तो यहाँ से ये पूरा आपका तो आगे चल के सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए देखते हैं ये जो हमारा सी, इसमें जितने तत्व थे, जैसे यहाँ पर जितने तत्व थे इसे नीचे लिख देंगे तथा इसकी जो मात्रा है उसे ऊपर लिख देंगे। फिर यहाँ से वही काम हमें करना है, यहाँ पर डी लिख देंगे, यहाँ पर उसकी मात्रा ऊपर लिख देंगे, फिर यहाँ से वही काम कर दीजिए। सारा काम वही है, बस समझने की बात है। मैंने क्या किया कि ये वाला यहाँ पर जिसकी मात्रा थी सी, मात्रा ऊपर लिख दी और तत्व नीचे लिख दिए जितने, मतलब जिससे अभिक्रिया हुई है। तो और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर एक आंशिक दाब के लिए, जैसे दाब को पी से डिनोट करते हैं, आंशिक दाब के लिए अगर हम आंशिक दाब के लिए ले पी, इसके लिए ले लें तो हमारा होता है जैसे, फिर इसी के जगह पे हमारा पी हो जाएगा। जिस प्रकार हमने सी हर जगह पे रखा है उसी प्रकार हम पी रख देंगे। तो यहाँ से के पी हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू, यहाँ से लिख दें, फिर उसी प्रकार कर लीजिए, यहाँ पर पहले पी लिख दीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। नहीं आप एक साथ ही लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मात्रा ऊपर लिखी जाएगी और जो तत्व हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। तो लिख दीजिए,
मैंने यहाँ से लिख लिया। अब इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो ये हमारा यहाँ तक 3 समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा होता है एक आदर्श गैस समीकरण, जिसे मैं अभी अगले पृष्ठ में आपको समझाता हूँ। तो हमारा एक होता है आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण हमारा होता क्या है, सबसे पहले हम आदर्श गैस समीकरण लिख लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण हमारा होता है Pb इज इक्वल टू nRT। ये हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है। तो हम यहाँ से P लिख क्या सकते हैं, P को लिख सकते हैं यहाँ पर Va, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो N/V इंटू RT। और हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमने पिछले उस में पढ़ा है, पिछले चैप्टरों में, कि यहाँ से इसे लिख देंगे P इज इक्वल टू CRT, क्योंकि हमारा होता है C इज इक्वल टू N/V। यहाँ से हमारा एक फार्मूला होता है, ये लेसन 1 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। और यहाँ से आदर्श गैस समीकरण से इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 4, हमने वहाँ पर 3 तक माना था तो यहाँ 4 मान लीजिए। अब लिख दीजिए समीकरण 4 का मान इसमें रखने पर, जो समीकरण हमने 3 बनाया है, जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ समीकरण नंबर 3 बनाया, तो P की जगह पे हमें यही CRT रखना है। तो चलिए रख देते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 3 से, सॉरी, समीकरण 3 में अगर हम इसका मान रखते हैं तो यहाँ से हमारा KP क्या निकल के आएगा, KP हमारा निकलेगा यहाँ से कि हमने यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ से समीकरण लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ से P की जगह पे सारे मान रख देता हूँ, सारी वैल्यूज यहाँ से, ये P की जो वैल्यू हमें पता है सारी वैल्यू वहाँ से हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा CRT, यहाँ से C और यहाँ से इसकी मात्रा M1, और यहाँ से प्लस अगर लिखना चाहें तो यहाँ से P की जगह फिर वही काम, हमें सभी जगह यही काम करना है, तो हर जगह यहाँ से लिख देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं ये, अब हम यहाँ से KP हमें हमारा मिल गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं KP इज इक्वल टू, C को C से अलग कर दीजिए, मात्रा के साथ लिखी जाएगी, C के साथ C, और यहाँ से इसकी पावर M1 हो जाएगी और RT की पावर M1 प्लस, इसी प्रकार फिर से यहाँ लिख लेंगे CD M2, यहाँ पे RT की पावर M2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो M2 ही हो जाएगा। और यहाँ से करें तो CA, यहाँ से सॉरी मैंने अलग कर लिया है क्योंकि ये गुणा में नहीं है, यहाँ से मैंने इसकी घात में कर दिया, इसकी घात में कर दिया है, गुणा नहीं किया है। तो यहाँ से CA N1 RT N1 प्लस CB N2 RT N2, यहाँ से हमारा कुछ इस प्रकार का हमने लिख लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी RT है, यहाँ भी RT है, यहाँ भी, तो RT यहाँ से कर लेते हैं कॉमन। तो हम RT कॉमन कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा क्या, CC M1 यहाँ प्लस CD M2 अपान में CA N1 प्लस CB N2, हमारा ये बचा। और जो हमने यहाँ से कॉमन किया है यहाँ से उसे इंटू में कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा RT, और ये देख सकते हैं ये अगर हम इसे कॉमन कर लेंगे RT, तो गुणा में जो होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो RT M1 प्लस M2, और अपान में हमने यहाँ पर एक कॉमन किया है RT N1 प्लस N2, यहाँ से हमने ये कॉमन किया है। अब हम इसे कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं कि KP इज इक्वल टू, ये हमारी जो वैल्यू है सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 मैंने आपको दिखाया था कि हमारा कुछ इस प्रकार का ही वैल्यू आई है, देख सकते हैं मैंने यहाँ समीकरण 2 ये देख सकते हैं, और ये मिला लीजिए आप, दोनों समीकरण सेम है, तो हम इतने के जगह पे KC रख सकते हैं। तो KP इज इक्वल टू KC और इंटू यहाँ से अगर हम RT ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा कि M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, ये हमारा कुछ इस प्रकार का हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, KP
इज इक्वल टू के सी इंटू आर डेल एन, जहाँ डेल एन बराबर कुछ इसे हम इस प्रकार का लिख देंगे, जहाँ डेल एन इज इक्वल टू, जहाँ डेल एन इज इक्वल टू क्या है, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, हमारा ये डेल एन है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है डेल एन यहाँ से, और हमारा यहाँ पर निकल के क्या आया फार्मूला, चलिए मैं अभी अगले पेज में आपको बड़े से दे दो। तो हमारा निकल के आया के पी बराबर के सी आर डेल एन, हमारा यही के पी तथा के सी में संबंध है, जो कि मैंने आपको आसानी से, जितना इससे सिंपल आपको कोई भी नहीं बता सकता, चाहे जो हो, चाहे जितना पढ़ाए, चाहे जितना आसानी से बताए, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको एक एक विधिवत बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।